अस्सलाम वालेकुम। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप लोगों को वेलकम। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेके आते रहते हैं, जिनमें कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं जो आपको हिजरत से मुतालिक, महफूज और बाखबर हिजरत से मुतालिक वो अपडेट्स शेयर करते हैं आपके साथ, जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल होती हैं और आपका जो माइग्रेशन का प्रोसेस है उसको बेनिफिशियल और स्मूथ बनाती हैं आपके लिए। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो स्टडी अब्रॉड का है। पिछले दिनों क्योंकि टाइम ऐसा था जिसमें बहुत सी क्यूरीज हमारे पास आ रही थी, स्टूडेंट्स रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे और उन्हें अब आगे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, बाहर पढ़ने जाना है बट स्कॉलरशिप सोर्सेज क्या हैं, एप्लीकेशन किस तरह बनानी है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें चीज़ें इतनी होती हैं और वो इतनी नई तरह की होती हैं जो बाहर की एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिकली होती हैं। हमारे स्टूडेंट्स को उन चीज़ों का नहीं पता होता और वो चीज़ें उन्हें थोड़ा सा परेशान करती हैं। इसीलिए आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है कि आप बाहर अप्लाई करते वक्त और अगर एप्लीकेशन के बाद आपका एडमिशन हो जाता है, तो जब आप बाहर स्टडी कर रहे होते हैं बैरून मुल्क जाके आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में और फिर आपकी वहाँ की तालीम के प्रोसेस में, जो भी वहाँ पे आपके कल्चरल प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, इमोशनल और एकेडमिक प्रेशर्स होते हैं, उनकी वजह से जो भी आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उसको आप कैसे कोप कर सकते हैं, कैसे उसके साथ आप लोग चल सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़े, मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करती चलूँ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर और उसकी सर्विसेज से। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की रहनुमाई का मरकज़ है। ये रहनुमाई जो है हम आपको फराहम करते हैं हमारे हॉटलाइन नंबर्स पे भी, आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं और महफूज और बाखबर हिजरत के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हमसे हासिल कर सकते हैं। हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशंस भी देते हैं, रेफरल सर्विसेज भी हैं, 1-on-1 काउंसलिंग भी होती है। महफूज और बाखबर हिजरत से मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमारे हॉटलाइन पे कॉल करके हमारे नुमाइंदों से पूछ सकते हैं। हमारा हॉटलाइन नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे भी इस वक्त दिख रहा होगा, जो कि है 0304112123। यहाँ पे कॉल करके, उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके, सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता करके आप महफूज और बाखबर हिजरत के बारे में जान सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिस पे हमने अभी डिस्कशन की कि बाहर पढ़ते वक्त और बाहर अप्लाई करते वक्त जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, उससे आपने कैसे कोप करना है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मौजूद हैं, अमरीन अख्तर। अमरीन का मैं थोड़ा सा तारीफ करवाती चलूँ आपके साथ कि अमरीन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है फ्रॉम नस्ट। उसके अलावा अमरीन क्लिनिकल सेटिंग्स में भी काम करती हैं। अमरीन इससे पहले जो है कम्युनिटी सेटिंग में भी काम कर चुकी हैं और उसके अलावा अमरीन की एक और जो पोर्टफोलियो पे चीज़ है जो कि बहुत रेलेवेंट है आज के हमारे टॉपिक से, वो ये कि ये नस्ट की फैकल्टी में भी रह चुकी हैं और नस्ट की प्रेसिडेंट स्टूडेंट अफेयर्स भी रह चुकी हैं। तो इनको इनसाइट मालूम है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं या सोच रहे हैं, डे टू डे इन्होंने बहुत से ऐसे केसेस स्टूडेंट्स के देखे हैं अपने सामने जो कि अप्लाई कर रहे हैं, बाहर चले गए हैं, एडजस्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। आज हम इनसे उस हवाले से बात करेंगे और इनकी कीमती राय जो है वो हमारे लिए होपफुली आपके लिए भी बहुत मुफीद साबित होगी। थैंक यू अमरीन फॉर कमिंग टू आवर फेसबुक लाइव। You're most welcome. Thank you so much for inviting me. अच्छा, इससे पहले कि हम बस अब चलते हैं जो हमारे पास सवाल आए हुए हैं उनकी तरफ, और मैं आपसे पूछती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि जो भी मेंटल प्रेशर के या स्ट्रेस के स्टूडेंट्स के लिए सोर्सेज होते हैं, क्या चीज़ है जो कॉज कर रही है उन स्ट्रेसेस को, या उनमें ऐसे अवामिल हैं जो उन स्ट्रेसेस का बायस बन रहे हैं या उन्हें बढ़ा रहे हैं, उन पे आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो बाहर जाना चाह रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं या फिर बाहर की एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, क्योंकि बाहर का एप्लीकेशन प्रोसेस में हमने देखा है इट्स नॉट एज सिंपल एज कि 2 दिन लगेंगे, आज फॉर्म लाए कल जमा करा दिया। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, महीने लग जाते हैं उस प्रोसेस में, और वो महीने फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी टोल ले रहे होते हैं कि आप 1.5 महीने से एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, अभी भी कुछ रहता है, अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, अभी भी रिजेक्शंस हैं, अभी भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। वो सारे प्रेशर्स को क्या क्या सोर्सेज हैं उसके और क्या क्या चीज़ें उनमें कंट्रीब्यूट करती हैं। Okay. Thank you so much for inviting me and thank you so much for your question. So before we try to understand different sources of stress जो कि हो सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, हमें सबसे पहले जो चीज़ समझनी ज़रूरी है वो ये है कि इस पूरे जो स्ट्रेस की डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनमें अंडरलाइन चीज़ क्या है।
And the main thing that students experience when they are applying for studying abroad and subsequently when they move abroad is the change that comes with it, right? अगर हम इंसान की नफ्सियात को देखें तो नफ्सियाती तौर पे हमारा दिमाग बहुत हार्ड वायर्ड है टू फेमिलियरिटी, कंसिस्टेंसी। जब हम ऐसी चीज़ और ऐसी इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पर कंसिस्टेंसी या सेफ्टी होती है, सो वो फेमिलियरिटी हमें बहुत बार फंक्शन करने में हेल्प करती है, right? So when we are thinking about moving abroad, that means a lot of things are changing. कुछ ऐसी जिनके बारे में आपने बात की कि application process to begin with बड़ा different होता है from how we usually approach universities or higher education in Pakistan. It's a lot more complicated as well. So that's one side of the unfamiliarity, right? उसमें a lot of times आपके पास सपोर्ट अवेलेबल होती है, इंटरनेशनल ऑफिसेज होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, आपके बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प कर देते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे आपको सोर्स ऑफ सपोर्ट मिल जाता है, राइट? But at the same time, it also requires a certain level of maturity as well. For instance, जब students अपना statement of purpose बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें even answering the question that feels as simple, but in truth is very complicated. कि who am I? What do I want? What am I going to offer this university? Why am I wanting to do this particular degree? बहुत existential questions हैं जिनका answer उनको देना होता है, and a lot of times students are not equipped to do that, right? So वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा change को experience करते हैं, which can create stress in and of itself. फिर एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है विद कंसल्टेंट्स या विद पीपल हु आर मेंटोरिंग देम थ्रू दैट, एंड वंस दे रीच द न्यू प्लेस, राइट, नई यूनिवर्सिटी में आ गए, मुल्क से बाहर चले गए, एक और मुल्क में आ गए, देन देयर आर सो मेनी मोर लेयर्स ऑफ चेंज देयर, द कल्चरल शॉक दैट दे विल एक्सपीरियंस, टाइम जोन डिफरेंसेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, डे इन एंड डे आउट एक्टिविटीज जो आप यहाँ करते थे और जो वहाँ पे पॉसिबल हैं वो डिफरेंट होती हैं. You're moving away from home, so there is homesickness that comes with that as well. And then you are having to adapt to a lot of new infrastructure, a lot of different ways of being, और उसमें बहुत बार स्टूडेंट्स के लिए लैक ऑफ सपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है. सो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर यूज्ड टू, व्हिच मीन्स दिस इज चेंज. Change means to your brain, it says, this is unfamiliar. I don't know how to deal with that. I'm not prepared for it. And that creates a sense of unsafety. And that unsafety creates a lot of stress that students experience. सही, थैंक यू. सो मुझे ये समझ आया, मैं एक बार दोहराती चलूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि जो तब्दीली आ रही होती है हमारे माहौल में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ज़ाहिर बात है अगर आप अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड के लिए भी जा रहे हैं, 18, 20, 22 साल आपने एक ज़िंदगी एक रूटीन से गुजारी है, आपकी सुबह शाम एक ख़ास मखसूस अंदाज से चल रही है, उसमें जो तब्दीली आ रही है वो उनके लिए बेसिक सोर्स बन सकता है स्ट्रेस का, या एक ऐसी चीज़ जो आप चाह भी रहे हैं लेकिन आप नहीं भी चाह रहे. सो ये वो कप ऑफ लाइक पीस ऑफ केक है जो खाना भी है और रखना भी है, so you want it and you don't want it, and then उससे फिर वही जो तब्दीली है वो आपको फिर कभी कभी गैर महफूज जो है वो महसूस कराती है. जिस तरह हम कभी किसी नए माहौल में भी जा रहे होते हैं, जैसे स्कूल के पहले दिन वो बच्चे उस स्कूल से जो है नामानूस होते हैं, इसलिए वो वहाँ गैर महफूज, उन्हें मामा भी चाहिए होती हैं. इसी तरह अब ये भी एक तरह से उस लाइफ का पहला दिन है कि वो एक नई लाइफ शुरू होनी है जिसमें कोई नहीं होगा, घर से कोई साथ नहीं जाएगा, सात समंदर पार है. तो वो एहसास जो है मानूसियत का और महसूस करने का वो छिन रहा होता है, तो शायद उसकी वजह से आपको बेसिक स्ट्रेस जो है वो हो रहा होता है, और फिर उसी की वजह से आप अपनी चीज़ें डिले में ला रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन और बाकी चीज़ें जिन पे हम अभी डिटेल में बात करेंगे. And then when you combine all of these things together, it can create a lot of questions around your identity. आपकी अपनी जो शनाख्त है वो बदलने लग जाती है. आप एक सर्टन तरह का आपका रहन सहन सब चीज़ें थी जब आप एक कंट्री में थे, अब आप न्यू कंट्री में गए और आप न्यू चीज़ें अडैप्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो देयर कुड बी अ डीपर क्वेश्चन ऑफ हु एम आई नाउ. So that change is not only in your surrounding, that change is also happening within. आपके अंदर भी वो तब्दीली आ रही है. आप खुद अपनी शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी शनाख्त क्या है, वो भी एक और लेयर है इस चेंज की और स्ट्रेस की. थैंक यू.
तो अब क्योंकि हमें ये मालूम हो रहा है कि किस वजह से हमें खौफ या ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं या ये प्रेशर महसूस हो रहा है, तो आई होप कि नाउ द स्टूडेंट्स विल बी बेटर एबल टू डील विद दिस और वो इस पे काबू पाने की तरफ भी तवज्जो दे सकेंगे। काबू पाने की जहाँ तक बात है तो मैं उसी की तरफ आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि कोई ऐसी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, कोई ऐसे मैकेनिज्म्स जो सिंस हमें स्टूडेंट्स देख रहे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि इन्होंने ये तो बताया कि मुझे ये इश्यूज इस वजह से हैं, पर मैं उन्हें कैसे हैंडल करूं? क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो वो बगैर प्रोफेशनल हेल्प लिए भी अपनी मदद आपके तहत डेली बेसिस पे खुद को हिम्मत दिलाने के लिए कुछ ऐसे छोटी छोटी टिप्स टेक्निक्स अगर आप उनसे शेयर करें जो उनको मददगार साबित हों कि वो स्ट्रेस से डील भी करते रहें और अपनी एप्लीकेशन भी प्रोसेस कर लें, या अगर वो वहां पहुंच चुके हैं तो वो चीजें उन्हें मददगार हों कि वो वहां डेली लाइफ में एडजस्ट कर सकें इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ सक्सेसफुल वे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कि स्टूडेंट्स खुद इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर, जो कि हेल्प करेगा उनको इन सारे चैलेंजेस से कोप करने में। जब हम पहली बार इन सब चैलेंजेस की लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे और जब आप सुनते हैं तो एकदम से इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ओवरवेल्म एज़ वेल, राइट? कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती और ये कौन करेगा, और बस एकदम से देयर इज़ अ सेंस ऑफ शट डाउन, राइट? व्हिच ऑटोमैटिकली आल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मीन्स कि आइदर दे वुड गिव अप ऑन दैट, and for some people it can also mean कि बहुत ज़्यादा procrastination, बहुत ज़्यादा anxiety is something that would be coming up with that, right? So to all of those students I want to say कि while this is challenging, this is overwhelming, much like a lot of other things that you want in life, they will come with their own set of challenges, but all of these things are also manageable, right? And in terms of management of these things, it's very important to understand आपकी baseline क्या है। इससे मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये सारे चैलेंजेस हैं, इनसे मैंने कोप करना है, मैं कैसे कोप करूँ? तो आप पहले खुद से ये पूछें कि यूजुअली लाइफ में जब-जब मुझे डिफरेंट चैलेंजेस आए हैं, मैंने उनसे कैसे कोप किया है, राइट? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसमें एक तो आपको ये पता चलता है, यू रिकॉल एंड देन यू रियलाइज़ कि ओह! आई डू हैव दिस रिसोर्स, मैंने तो ज़िंदगी में पहले भी चैलेंजेस फेस किए हैं और मैंने उन चैलेंजेस में अपने आप को मनवाया भी है और मैंने उन चैलेंजेस के साथ डील करने के बहुत से नए तरीके भी सीखे और मैं कर पाया या मैं कर पाई, राइट? सो इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। दूसरी जो चीज़ है व्हाट इट टेल्स यू इज़ कि प्रीवियसली जब किसी भी चैलेंज से कोप करना था तो मैंने कौन-कौन से तरीके अपनाए, एंड देन allow yourself to rate those different ways in terms of their effectiveness. For instance, आप जब अभी आपने जैसे बात की कि जब बच्चे शुरू में स्कूल जाते हैं और उस टाइम पे there is excitement and then there is agitation as well, right? So यहाँ पर भी आपको एक environment से दूसरे environment में जाना है और उसकी preparation करनी है। 2 steps है ना, एक you are preparing to go into that environment and now you are in that environment. सो प्रीवियसली जब आप अपने कॉलेजेस में गए या आपने कभी स्कूल शिफ्ट किया या कभी आपका घर मूव हुआ या आप किसी नए सेटअप में गए या मे बी जाने से पहले आप कोई जॉब कर रहे थे तो आप उस जॉब में जब गए, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर ऑल्सो ऐसी सिचुएशंस जिसमें चेंज मौजूद था, राइट? एंड इट मस्ट हैव रिक्वायर्ड यू टू प्रिपेयर सर्टन वे। जैसे कि अगर आपने पहले कोई छोटी जॉब की है या किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गए हैं तो उसमें इंडक्ट होने के लिए आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस की होगी, आपने अपनी बैकग्राउंड रिसर्च की होगी, सो यू फेमिलियराइज्ड योरसेल्फ विद व्हाट यू आर गेटिंग इनटू और व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, राइट? इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें होंगी जिसने आपको हेल्प किया होगा, शायद आपकी टीचर्स की सपोर्ट होगी या आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होगी, फ्रेंड्स होंगे। सिमिलरली मेकिंग अ प्लान अ लॉट ऑफ टाइम, scheduling करना, ये बहुत से लोगों को हेल्प करता है नए एनवायरनमेंट में जाने के लिए। सो यू जस्ट डू अ सॉर्ट ऑफ अ रन थ्रू to your existing coping mechanisms when it comes to change specifically and preparation, and you see कि मैं पहले कौन कौन सी coping strategies यूज कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और उनमें से कौन सी थी जो इफेक्टिव थी, कौन सी थी जो इफेक्टिव नहीं थी, right? Once you have this with you, then you ask yourself कि ये जो current situation है, current environment में जो shift आने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मुझे करनी होंगी, and then you can enlist कि इसके लिए इस तरह की coping strategies मुझे चाहिए होंगी। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे आपको शायद टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी, राइट? सो यू अलाउ योरसेल्फ टू सी कि आपके इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट में कहाँ से आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल सकती है। इसी तरह से यू मे नीड सर्टेन थिंग्स टेस्टेड और आपको चीज़ों को वो नोटराइज करवाना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें टेक्निकल में आती हैं, सो दे विल रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज। फिर इज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल। मे बी यू हैव नेवर लेफ्ट योर होम बिफोर, आप पहली बार जिंदगी में अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं, which means कि there is going to be a certain level of homesickness and separation anxiety.
Now उसके लिए आपकी coping different होगी. Maybe that would look like having a sit down conversation with your friends and family and letting them know कि you know this is a transition that I'm expecting, और इस transition में मुझे आपकी help चाहिए होगी. And then really asking yourself कि what sort of help would you need from them. यानी would that look like at least दिन में एक बार वहाँ जाकर पेरेंट्स से बात जरूर हो जाए, हफ्ते में 2-4 दिनों में दोस्तों से बात जरूर हो. कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं आपके जो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ हैं दैट यू फील लाइक थोड़ा सा चेंज के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं स्टिल. सो ऑल द इन दिस कैटेगरी यू वुड बी रीचिंग आउट टू पीपल जो आपके इर्द गिर्द हैं एंड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इवन व्हेन यू आर अवे फ्रॉम देम आप उनसे बिल्कुल जुदा नहीं हैं, राइट. सो वो जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उन लोगों के साथ रहकर आपके अंदर मौजूद है, दैट कैन ट्रैवल विद यू एज वेल. सिमिलरली इफ यू आर थिंकिंग कि वंस यू आर देयर, फिर उसके बाद वहाँ के टाइम जोन के साथ आप कैसे एडजस्ट करोगे, आप वहाँ पर जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, इवन द न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस, इट इज नॉट जस्ट द चैलेंजेस, समटाइम्स थिंग्स जो कि एक्साइटिंग लगती हैं यहाँ पर रहकर, वहाँ जाके वो चैलेंजिंग हो जाती हैं बिकॉज इंडिपेंडेंस मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, राइट. सो बहुत सारी वो चीज़ें जो आपने पहले नहीं की, यू विल बी ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ देम एंड यू विल बी ट्राइंग टू डील विद देम. सो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ to the possible things जिनके साथ आपने डील करना है and then seeing कि what sort of coping would help me in this, that's very important. and इसमें you can make a distinction किस चीज़ के लिए आपको इंट्रापर्सनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए इंटरपर्सनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी. फॉर इंस्टेंस टाइम जोन से खुद को फेमिलराइज करना, लैंग्वेज बैरियर से खुद को फेमिलराइज करना, कल्चरल शॉक के साथ डील करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो शिफ्ट है उसके साथ डील करना, दैट वुड रिक्वायर इंटरपर्सनल लेवल पे. यानी आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने होंगे, मीनिंग कि मे बी जाने से पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्यून करना शुरू कर दो पहले से टू द शिफ्ट जो टाइम जोन के अंदर आएगा. आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स, वेकिंग पैटर्न्स को शिफ्ट करना शुरू कर दें. इसी तरह से लैंग्वेज बैरियर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप खुद को वो लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दें, राइट. तो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को उसके लिए. इसी तरह से यू नो कि देयर विल बी अ चेंज, और जहां पर चेंज आता है देयर इज आल्सो अ सेंस ऑफ ग्रीफ दैट कम्स विद इट बिकॉज यू आर लेटिंग गो ऑफ अ वे ऑफ लिविंग दैट यू न्यू पहले, और अब आप एक नए तरीके से जिंदगी सीखोगे. सो अलाउइंग योरसेल्फ दिस फ्रीडम और दिस ग्रेस कि अच्छा मैं जब यहाँ से वहां मूव करूंगा या करूंगी तो कुछ चीजें तब्दील होंगी, which means there'll be days I'll be sad, there'll be days I will want to cry, there'll be days I'll feel irritable, there'll be days I'll be afraid, and just allowing yourself the luxury to have that emotion and just sit with that emotion. Expect it कि sadness आएगी, so that you're not caught off guard with that, right? And that requires you to create more space for yourself to sit with your emotion. और उसमें कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं वो बहुत सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं. दे अलाउ यू टू लर्न हाउ टू बी विद योरसेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट. सो जो डिस्कम्फर्ट है वो उस डिस्कम्फर्ट को थोड़ा कम कर देती हैं. फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरपर्सनल होंगी, यानी सोर्स ऑफ सपोर्ट हैं जो चेंज हो रहे होंगे, फैमिली है जो कि बदल रही होगी. वहाँ पर यू कैन इनलिस्ट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ योर फैमिली टू हेल्प यू एडजस्ट. जैसे कि हैविंग रूटीन जिसमें आप रोज उनसे एक स्पेसिफिक टाइम पे बात करेंगे, राइट. स्टेइंग इन टच विद पीपल बैक होम एंड देन ऑल्सो आस्किंग योरसेल्फ कि मैं जिस नई जगह पर आया हूँ वहाँ पर कौन से ऐसे सोर्सेज हैं कम्युनिटी के जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट यूनियंस होती हैं, डिफरेंट मेंटोर्स होते हैं जो कि आपका ट्रांजिशन ईजी बनाते हैं. रीचिंग आउट टू देम आने से पहले, कनेक्टिंग विद देम आने से पहले, लर्निंग आने से पहले कि मुझे क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे उस यूनियन का पार्ट बनने के लिए, एंड देन शोइंग अप टू दोज एक्टिविटीज. इट इज़ डिफिकल्ट शुरू में, बट द फैक्ट दैट यू आर शोइंग अप, आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांजिशन आपके लिए ज़रूर ईजी हो जाएगी. सो अप्लाइंग अ लॉट ऑफ दीज डिफरेंट वेज जिनके थ्रू आप अपने लिए उस ट्रांजिशन को ईजी बना सकते हैं, दे आर गोइंग टू रियली हेल्प यू इन कोपिंग विद व्हाट्स टू कम, राइट. एक्सपेक्ट इट एंड देन preemptively, proactively prepare for it. Yeah. Right. And lastly, I would also say कि give yourself the grace for it to not look good all the time and for it to not look consistent all the time, because this is something you haven't done before. You are on new grounds, you are doing something जो कि बहुत नई है आपके लिए. और जब हम किसी नई चीज के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो there will be days where we will make mistakes. There will be days that will look not so graceful. There will be days that will be very overwhelming. Just allowing yourself the grace in those days is very important.
सही। बहुत मुफ़ीद बातें आपने की अमरीन। आई होप के लोगों को इससे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो उसके स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, उनके लिए ये सारी टेक्निक्स जो हमने बताई कि वो रिलैक्सेशन का सहारा ले सकते हैं खुद। वो उसके अलावा अपनी एक रूटीन, आपकी एक रोज़मर्रा रूटीन हो, सुबह उठने की, घर बात करने की, राब्ते बहाल रखने की, फिर वहाँ की जो कम्युनिटी है वहाँ में अपने राब्ते स्ट्रॉन्ग करने की, उसके अलावा अपने घर वालों, अपने दोस्तों से ये कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ अपनी वही जड़ें मजबूत करने की ज़रूरत है और कुछ उन्हें फैलाने की ज़रूरत है कि आप एब्सोल्युटली। जो है अपनी ब्रांचेस को फैला भी रहे हैं, आप नई कम्युनिटी, नए फ्रेंड्स उनसे इंटरैक्ट भी करें, चाहे शुरू में आपका दिल नहीं भी कर रहा उस सर्कल में उठने बैठने का, उस माहौल के आदी होने का, पर कुछ हद तक आप उनसे इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ हद तक जो आपकी पिछले लोग हैं उनसे आपके राब्ते बहाल रहें, ताकि आपको कुछ सोर्स ऑफ एक कंफर्ट मिलता रहे, कोई दिल को सुकून मिले कि अच्छा यहाँ पे ये लोग मेरे अपने थे और अभी भी वैसे ही राब्ते में है, तो क्या हुआ अगर दूर है। और एक और बहुत अहम चीज़ जो आपने कही कि चैलेंज हर सिचुएशन में, ज़िंदगी की कोई सिचुएशन अभी तक अगेन अगर हम अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स की बात करें, 18, 20, 22 सालों में इन्होंने कोई ज़िंदगी की ऐसी सिचुएशन नहीं गुजारी होगी जिसमें चैलेंज ना आया हो। तो ज़िंदगी की हर सिचुएशन में आसानी के साथ कहीं ना कहीं मुश्किल रही होगी और खुद बखुद उसका हल भी हमने निकाला होगा। सो ये याद करना कि हमने किस किस तरह से पहले उनका हल निकाला हुआ है और वही तरीके, वही टेक्निक्स यूज़ करते हुए दोबारा से अपने मसाइल जो अब फेस किए जा रहे हैं उनकी फहरिस्त बनाना और फिर समझना कि कौन सा तरीका मुझे मददगार साबित हो सकता है इसको हल करने में, वो चीज़ उनके लिए बहुत अच्छे से कोप करने में मदद दे सकती है। आगे चलते हैं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल या स्टूडेंट्स के सिनेरियोज़, क्योंकि आप स्टूडेंट एडवाइज़र भी रही हैं, काफ़ी अर्सा आपने एज़ टॉप यूनिवर्सिटी की फैकल्टी टीच भी किया है। सो ये डेफ़िनेटली आपके पास स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर जाना चाहते होंगे या जा रहे होंगे या गए होंगे। सो कोई ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके स्टूडेंट्स की या जनरली जो आपने ऑब्ज़र्व की हों, देखी हों, जिन्हें कोई इसी तरह के ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ा हो या प्रेशर्स को फ़ेस करना पड़ा हो बाहर पढ़ते वक़्त, और फिर उन्होंने ये कि वो प्रेशर फ़ेस कैसे किया, वो उससे गुज़रे कैसे और उसको किसी हद तक ओवरकम कैसे कर सके? ये अगर आप बताएँ तो शायद कोई इस वक़्त हमारे पास अगर कोई समंदर पार पाकिस्तानी स्टूडेंट हमें सुन रहा है, तो उसको शायद क्योंकि कभी-कभी हमें ये भी लगता है कि ये सिर्फ़ मेरा मसला है, बाकियों को ये मसला नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसी आपके पास एग्ज़ाम्पल है तो शायद कोई ये रिलेट कर सके उससे कि अच्छा यही मसाइल औरों को भी हुए हैं और अगर वो उससे निकल सके हैं, तो मेबी मैं भी निकल पाऊँ। कुछ इसके बारे में आप कहना चाहें? Absolutely, absolutely. I would start by saying that कि if anyone is listening to us right now, उनको ये लग रहा है कि सिर्फ वही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, तो I just want to say to them कि आप अकेले नहीं हैं इसमें। ये बहुत नेचुरल पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट है। इंसान जब भी एक जगह से निकल कर किसी और जगह पे जाता है तो उसको टाइम लगता है, और ये सिर्फ इंसान नहीं है। अगर मैं सिर्फ इंसानों से निकल कर दूसरी स्पीशीज की भी बात करूँ, तो आप किसी पौधे को भी एक जगह से निकाल कर एक और जगह पे बोते हैं तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है नई जगह से एडजस्ट होने में। कुछ चीज़ें मुरझाती हैं, फिर नई शूट्स भी निकलती हैं थोड़े टाइम के बाद। सो ये एक साइकिल ऑफ नेचर है कि एनी टाइम किसी जगह पर चेंज आएगा तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। थोड़ी देर के लिए वो मुश्किल होगा क्योंकि हमें आदत है अपनी ज़िंदगी को ऐसे इस बॉक्स में लेट से जीने की। मेरी रूटीन ये है, मेरे दोस्त ये हैं, मेरी फैमिली ये है, मेरी एक्टिविटीज़ ये हैं, मेरी हॉबीज़ ये हैं। जब आप उस बॉक्स से बाहर निकलते हैं, तो दैट मीन्स कि आपने उन सब चीज़ों को रिडिफाइन करना होता है बहुत से लेवल्स के ऊपर, व्हिच मीन्स कि इट विल बी चैलेंजिंग, राइट? इन माय एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, एडवाइस किया है एज़ दे आर मेकिंग दिस ट्रांजिशन, एंड आई कैन से विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था जिसको वहाँ जाकर कोई चैलेंज ना हुआ हो। हर एक को कोई ना कोई चैलेंज होता है, हर एक के चैलेंजेस डिफरेंट रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, one of my students, for him culture shock was a very big thing, right? यहाँ पर भी even while studying in this university, he did come from a rural area in Pakistan. So even change going from there to NUST, और NUST का hostel उनके लिए बहुत बड़ा change था, which took him a while to adjust with a lot of support from the faculty, mentoring, that and a lot of support from the community. उसके जो students थे, peers थे, उनसे support लेना, but it took him a while even to adjust to NUST coming from a rural background. And then he eventually went on to take a scholarship for US, right? So once he was there, it was even bigger a shock for him. Now again, he was
one thing that really helped him was he was able to ask for help and support, because when he came to NASP उस टाइम पर भी he was able to connect with the advisors. So वो वाली चीज़ मौजूद थी, वो जो मैं भी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, asking yourself कि पहले कब आपने इस चीज़ को फेस किया और तब क्या चीज़ थी जो हेल्पफुल थी. So even when he went there, he stayed in contact with the mentors here, right? So एक तो वो जो sense of belongingness थी, या कोई है जिससे मैं support ले सकता हूँ, वो वहाँ मौजूद थी. फिर over the course of time, what really helped him was that initially when he went, तो he thought there was a part of him that really feared कि मैं इस new culture में आ गया हूँ, मेरी अपनी values और मेरी अपनी identity सब में खत्म हो जाएगी, right? Over the course of time, he was able to learn कि I just need to respect the culture that I'm in, and at the same time मैं अपने culture को और अपनी चीज़ों को अपने साथ रख सकता हूँ. Nobody is asking me to change my identity altogether. And now he is there and he's very well adjusted, but it took him like good 1 to 2 months to really make sense of things, and then additional few weeks to find new boundaries in that culture. क्योंकि ये चीज़ें इस culture की हैं, इन चीज़ों को मैं respect करता हूँ, मैं understand करता हूँ, and at the same time these are my values, ये मैं maintain करना चाहता हूँ. And he was able to have his culture and religious values intact while also assimilating into the new culture, right? एक और चीज़ जिसने बहुत हेल्प किया कि वहाँ पर भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यूनियंस थी, he started going to them, उनके जो मिक्सर्स वगैरह थे उसमें he would participate. वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके साथ he started strengthening their ties. So he was able to see कि कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे sense of belongingness create करती थी और वहाँ पर वो उनको कैसे replicate कर सकते हैं, while also expanding himself to also take on some things जो उस कल्चर में मौजूद हैं, जो कि अच्छी हैं, जो कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि उनके गोल्स में या जिस तरह से वो अपनी लाइफ को लेके चलना चाह रहे हैं उसमें उनके लिए हेल्पफुल होंगी, राइट? इसी तरह से आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट हु गॉट वेरी होम सिक वंस शी लैंडेड देयर, राइट? इनिशियल लेवल पे व्हेन शी वाज प्लानिंग यहाँ से जाने का टाइम, तो वो बहुत एक्साइटिंग था, और वी यूजुअली कॉल दैट अ वेरी हनीमून पीरियड एज वेल. जब आप चेंज करते हैं कंट्रीज को, देयर इज एन इनिशियल हनीमून पीरियड, एंड इन दैट पीरियड आप सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड होते हैं, मैं नई जगह पे जा रही हूँ, मुझे नए लोग मिलेंगे, इट विल बी ए न्यू यूनिवर्सिटी. बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट पुट इन की होती है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी, सो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, राइट? एंड उस एक्साइटमेंट में जो एजिटेशन होती है वो मास्क हो जाती है, वो जो एंग्जाइटी अंदर चल रही होती है उस चीज को हम कहीं ना कहीं पीछे भूल जाते हैं. सो वंस शी रीच देयर, शी रियलाइज्ड कि ओ आई नेवर लिव्ड विदाउट माय फैमिली, अब मैं क्या करूंगी? सो अगेन बहुत ज्यादा पीरियड उसमें वो उनके लिए रहा जिसमें शी वुड फील वेरी आइसोलेटेड, शी वुड फील लाइक शी इज अलोन, और बहुत ज्यादा लोनलीनेस थी, एंड बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड और नेट थी, शी डिड नॉट नो हाउ टू बी अलोन विद हरसेल्फ. You know, there's a difference between being alone and feeling lonely, right? So she had to learn how to find new ways to fill up her solitude, right? कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, so that she is connecting with the new community there. And then after some time she was also able to reconnect with the people that she has left back home, because initially जब आप जाते हैं तो while you are feeling homesick, there can also be a feeling of मुझे कोई नहीं समझ सकता, राइट? मुझे कोई नहीं समझ रहा, मैं घर में बात भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उनको नहीं समझ आ रहा कि मेरे क्या कंसर्न्स हैं, उनके मसले और हैं, बहुत चीजें मुझसे पूछ रहे हैं, सुबह के खाना खाया या नहीं खाया, यहाँ क्लास में गए थे या नहीं गए थे, ये किया था या नहीं किया था. दे आर स्टिल पेरेंटिंग as if I am there, right? They don't understand my challenges. So that can create a lot of loneliness and isolation. That's what happened for her as well. And everything that she would experience new, she would think about something similar jo ki back home thi. And then after a while, what helped her was, one, dropping the rose-colored glasses of सब कुछ जो back home था वो अच्छा था, and just reminding herself of memories, realistic memories of what it was like and why she is here. So एक चीज जो उनको बहुत help की, that was reconnecting with why she is there, and ऐसी क्या चीज थी जो back home नहीं हो सकती थी जिसको सीखने के लिए वो यहाँ पर आई हैं. जैसे कि क्या चीजें उनकी डिग्री में है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, या फिर बहुत सी ऐसी environment for her growth, career oriented or career wise as well, or just her personal growth as well, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी. So making a more realistic sense of what it was really like back home, और क्या चीजें ऐसी हैं नए environment में जो कि facilitative हैं of her growth, infrastructure में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हैं, जो कि अच्छी लग रही हैं, that really helped her consolidate the two, right?
And then over the course of time, again, जैसे आप वो दरख्त की बात करी थी, she was able to strengthen her roots and also expand into the new environment and make really valuable community here where she was at that point in time, कि वहाँ पर नए फ्रेंड्स, नई कम्युनिटी जो कि उतनी ही सपोर्टिव थी, तो शी वॉज एबल टू रेप्लिकेट दैट एनवायरमेंट इन सम वेज. So these are the few examples that do come to my mind. But to bring all of this together, I would say कि every student that transitions, वो किसी ना किसी level पे जरूर struggle करता है, चाहे वो home sickness है, language barrier है, time zone के issues हैं, नया routine establish करने के issues हैं, cultural shock है. When you preempt it ना कि आपकी current life कैसी है और आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा challenging हो सकती है, तो one, you can go to that country better prepared, and then you can, because you are expecting it, then you can also reach out to the relevant resources अपने अंदर भी और अपने इर्द गिर्द भी, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं उस ट्रांजिशन में. राइट, थैंक यू अमरीन, आपने बहुत डिटेल से बताया. मुझे जो इसमें सबसे कोर बात समझ आई थी वो ये कि कोई भी सिचुएशन 100% बुरी या 100% अच्छी नहीं हो सकती है. जब यहाँ पे थे, यहाँ के भी डिफरेंट चैलेंजेस थे, पर वो क्योंकि हमारी रोजमर्रा रूटीन में इतने इनकॉर्पोरेट हो चुके होते हैं कि हम उनसे केटर करे होते हैं. वहां पे जाके फिर कभी कभी वो ग्लास हाफ एम्प्टी के बजाय फुली एम्प्टी लगने लग जाता है कि यहाँ ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है, मैं इससे कैसे कोप करूँ. आपने बहुत सही बात की कि ये रियलाइज करना कि इश्यूज वहां भी थे, यहाँ भी हैं. मैंने ही उन इश्यूज को पहले भी हैंडल किया है, मैं उन्हें अब भी हैंडल कर सकता हूँ. और सबसे बेहतरीन टिप जो हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिली है, आई थिंक वो ये है कि आपने तैयारी करनी है. जितना आप आगे के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपको पता होगा वहाँ माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है. आप यहाँ रहते हुए वहाँ अपने कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू कर दें कैंपस लाइफ में, एलमनाइज से, करंट स्टूडेंट्स से, सीनियर स्टूडेंट्स से, एडवाइजर्स से, जो उनकी फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी के आपके लिए सपोर्ट सिस्टम उन लोगों ने रखा होता है. आप यहाँ रहते हुए ही वो कनेक्शंस बिल्ड करना शुरू कर दें तो आपको वहाँ जाके इतना मुश्किल जो है वो पेश नहीं आती है. क्योंकि इंसान का ये फितरी अमल है कि इंसान को अपने साथ जो है वो और लोग चाहिए, एक सिस्टम पूरा चाहिए. हम आइसोलेशन में कोई भी इंसान तन्हाई में नहीं जीना चाहता, ना यहाँ ना वहाँ. अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं और अगर वो इस मसले का शिकार हैं किसी भी तरह से, तो अपने इर्द गिर्द, एक तो ये कि जो मेरे लिए सबसे यूजफुल बात यहाँ पे थी वो ये कि अपने इर्द गिर्द अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढें. दूसरी बात ये कि आवाज उठाएं. किसी को ऐसे नहीं समझ आएगी कि आपको कोई इशू है जब तक कि आप बयान नहीं करते कि मुझे ये इशू आ रहा है. अगर आपको एडजस्टमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, आपके लिए फैकल्टी होगी जिन्होंने पूरे ओवरसीज स्टूडेंट्स को बुलाया है वहां पढ़ने के लिए, तो आपको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे. इसी तरह बैक होम फैमिली में जो आपके लोग हैं उनको समझाएं, उनको बताएं कि मैं इस मसले से गुजर रहा हूँ, इस तरह महसूस कर रहा हूँ, बजाय कि आप उनसे कटना शुरू हो जाएं. अगर आप किसी भी ज़हनी मसले का शिकार हैं, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, एटलीस्ट उसके बारे में बात कीजिएगा. यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताती चलूँ कि अगर आपका हिजरत से मुतल्लिक, स्टडी अब्रॉड से मुतल्लिक कोई भी सवाल है तो आप उसे हमारी हॉटलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हैं. 0304112123 यहाँ पे आप हमें कॉल कीजिए और हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे MRC काउंसलर्स, वो आपको 1-on-1 काउंसलिंग आपके एक सवाल से रिलेटेड फराहम कर देंगे. उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का, जिस पे हम बात कर रहे हैं अमरीन से, जो कि है कि आप बाहर की जो स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस है, पूरा बाहर जाके पढ़ने का, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस में जो आपको स्ट्रेस आता है और फिर वहाँ एडजस्ट होते हुए, पढ़ते हुए जो वहाँ के स्ट्रेसेस हैं उनसे डील करते हुए कोई भी मसाइल है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. हम अमरीन से आपको उसका आंसर भी लेके देंगे. आगे चलते हैं सेशन में. अमरीन, मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमने ऑलरेडी जो 2 आपने एग्जाम्पल्स दी उनमें काफ़ी बात की सपोर्ट सिस्टम और सोशल कनेक्शंस कैसे होने चाहिए, कि वो कितना ज़रूरी हैं और उन पे हम कैसे जो है वो तवज्जो दे सकते हैं. अब हम आगे चलेंगे. हमने 2 चीज़ें आपने और भी मेंशन की थी जब हम चैलेंजेस या सोर्सेस की बात कर रहे थे, कि एक टाइम जोन डिफरेंसेस और एक होम सिकनेस की आपने बात की थी, कि ये चीज़ें भी जो है ये एकेडमिक लाइफ को मज़ीद मुश्किल बना. मतलब एक तो आपके एकेडमिक स्ट्रेसेस हैं, एडजस्टमेंट का इशू है, ऊपर से वो टाइम जोन डिफरेंस है, आप जिस वक्त जाग रहे हैं उस वक्त घर वाले सो रहे हैं, आप राब्ता नहीं कर सकते हैं, और ये सारे मसाइल. और फिर होम सिकनेस जाहिर है क्योंकि हम कलेक्टिव कल्चर के लोग हैं, हम बहुत वेल फैमिली से हैं, हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, वहां पे जाके इन चीज़ों से एडजस्ट करना भी एक मसला हो सकता है. तो इसके बारे में कुछ बताएं कि इन चीज़ों को स्टूडेंट कैसे वहां जाके मैनेज करे जो शौक लगते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड. Okay.
सो सबसे पहले आई वुड टॉक अबाउट द टाइम डिफरेंस और फिर उसके बाद आई कम टू व्हाट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ होम सिकनेस. सो जब हम टाइम जोन डिफरेंस की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी और हमारा दिमाग फंक्शन कैसे करता है. देयर इज अ स्पेसिफिक सिस्टम इन प्लेस इन आवर बॉडी एंड दैट्स इंस्टिंक्चुअल विच इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम, राइट. और उसका बहुत क्लोज कनेक्शन होता है जमीन की गर्दिश से और सूरज की हम दिन और रात का जो तनासुब है वो कैसे होता है. वो चलता है सनलाइट के साथ, राइट. वो क्यूज लेता है सनलाइट से. तो जब अगर बाहर रोशनी है तो दैट रिदम ऑटोमेटिकली नोज इट्स डे टाइम, और जब बाहर रात है तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि रात का टाइम है. और वही चीज फिर हेल्प करती है हमारे डिफरेंट हार्मोन्स की रेगुलेशन पे, हमारे जो इंटरनल सिस्टम्स चल रहे हैं उनकी रेगुलेशन के लिए. सो हमारी बॉडी लिटरली क्यूज लेती है एनवायरमेंट से टू मेक सेंस ऑफ द रूटीन विद इन, राइट. सो स्पेशली इन दो सिचुएशन जहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जिनसे टाइम डिफरेंस बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट है, जैसे पाकिस्तान से अगर आप यूएस जा रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट डे एंड नाइट का डिफरेंस, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा होता है वो. सेम सेम गोज फॉर कनाडा और इवन इफ यू आर गोइंग टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूरोप, राइट. फिर अगर हम यूके ऑस्ट्रेलिया इन सब की बात करें तो वहां पे अमूमन 4-5 घंटे का डिफरेंस होता है, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा कम डिफरेंस होता है. सो सबसे पहले ये समझें कि आप जिस मुल्क में हैं और आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां पे एग्जैक्ट टाइम जोन का डिफरेंस क्या है एंड व्हाट वुड दैट मीन इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड डार्क, राइट. अगर तो आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जिसका आपकी एग्जिस्टिंग कंट्री से 2-3 घंटे का सब डिफरेंस है, तो वहां पे आपके लिए ट्रांजिशन इतनी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि दिन के यहाँ 12 बज रहे होंगे, वहां पे दिन के 3 बज रहे होंगे, तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी. ये चैलेंज ज्यादा वहां पर आता है जहां पर डिफरेंस बहुत प्रोमिनेंट होता है, यानी जब यहाँ पर दिन का टाइम है तो उस कंट्री में रात हो रही है, जब वहां पे रात है तो यहाँ पे दिन हो रहा है. सो दैट ऑटोमेटिकली रूल्स आउट अ लॉट ऑफ कंट्रीज. बट इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे इतना ड्रास्टिक डिफरेंस होगा, सो वहां पर जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी अभी जब आपके जाने में कुछ हफ्ते रहते हों तो ट्राई स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ टू वेकिंग अप एट दैट जब वहां पर सुबह है एंड गोइंग टू स्लीप जब वहां पर रात है. दिस वुड फील थोड़ा सा डिसोरिएंटेड यहाँ पर रहते हुए, बट इट विल प्रिपेयर योर बॉडी थोड़ा 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 करके. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल एकदम से 12 घंटे का शिफ्ट दे दें आप अपने आप को, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे करना शुरू करें 15-15 20-20 मिनट की इंक्रीमेंट से. व्हाट इट डज इज कि बाय द टाइम यू गेट देयर यू आर यूज्ड टू द रिदम जो कि वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. सो एक तो दैट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट यू माइट फील, और बहुत ज्यादा जो जेट लैग बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो दैट टेक केयर ऑफ दिस एट अ फिजियोलॉजिकल लेवल, राइट. वंस यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट, फिर दूसरी चीज आती है कि अच्छा अब मैं तो यहाँ पर हूँ, घर वाले तो डिफरेंट टाइम जोन पे हैं, हम मिडिल पॉइंट कैसे ढूंढें, राइट. लकीली इवन इन कंट्रीज जहाँ पर टाइम डिफरेंसेस हैं एग्जिस्ट करते हैं, वो अमूमन ऐसे लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं कि कोई ना कोई आपको पॉइंट मिल जाता है दरमियान में. जैसे यहाँ पर रात हो रही है और आपकी सुबह हो रही है, तो सुबह शायद यूनिवर्सिटी जाते हुए आप अपने घर वालों से बात कर लें, राइट. उनकी यहाँ पे रात हो रही है, वो सोने वाले हैं, आप अभी जाग रहे हैं. while you're making your breakfast you can switch on FaceTime, WhatsApp video, जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं. while you're cooking your breakfast, you're getting ready, they are winding down for the night. that gives you a nice start of the day. you're talking to people back home और आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट. इसी तरह से इट कुड बी अ फ्लिप एज वेल कि जब आपके पास रात है उनका सुबह का टाइम है, तो इट कुड बी कि कोई एक्टिविटी आप लोग ऐसी ढूंढ रहे हैं जो आप साथ करें. जैसे वो नाश्ता कर रहे हैं, आप रात का खाना खा रहे हैं, और रात का खाना खा रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज दैट यू स्टिल गेटिंग टू कनेक्ट, right. So it does bring a certain level of again familiarity to the system कि it is not costing me my relationships and I'm still able to talk. थोड़ा बहुत shift जरूर आएगा, expect that. कुछ ना कुछ change जरूर होगा, right. And then similarly if you are also wanting to connect with your friends, वो थोड़ा ज्यादा tricky हो जाता है. फैमिली को तो आदत है कि वो आपके साथ अपने रूटीन को एडजस्ट करते रहें सारी जिंदगी, और वो करते रहेंगे. फ्रेंड्स में इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप भी किसी और कंट्री चले गए, आपके फ्रेंड्स भी किसी और मुल्क में चले गए. जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही ट्रैवल कर रहे होंगे, हो सकता है वो किसी और कंट्री में चले गए. सो अगेन इट विल बी आस्किंग ऑफ योर सेल्व्स कि आपके रूटीन्स कैसे हैं, और उन रूटीन्स में ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर आप एफर्ट कर कर आप दोनों एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं. एंड एफर्ट बीइंग द कीवर्ड. कोशिश आपको जरूर करनी पड़ेगी और कोशिश उन्हें भी करनी पड़ेगी. राब्ते तभी बहाल रहते हैं जब कोशिश दोनों तरफ से होती है. सो आप दोनों को एफर्ट करके कोई टाइम स्लॉट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज द टाइम दैट वर्क्स फॉर अस.
मे बी इट लुक्स लाइक यू आर डूइंग दिस ऑन वीकली बेसिस, तो आप वीकेंड्स पे कर रहे हो जब आपकी बाकी जो कमिटमेंट्स हैं वो कम है, बट किसी ना किसी तरह से यू आर टचिंग बेस विद देम. So these are the things that usually help. एक और चीज जो कि हेल्प करती है टाइम जोन डिफरेंस में इज टू क्रिएट सर्टेन प्रैक्टिसेस जो कि एक रूटीन क्रिएट करें, जैसे सुबह उठना, वॉक पे जाना थोड़ी देर के लिए, या फिर सुबह उठ के एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर नाश्ता करना, या फिर दिन का कोई ऐसा टाइम जिसमें आपने मूवमेंट का, एक्सरसाइज का कनेक्शन का रखा हो. ऐसी प्रैक्टिसेस जो आप कंसिस्टेंटली कर सकें, एंड दैट डज नॉट मीन कि आपका हर मिनट स्केड्यूल के ऊपर अकाउंटेड फॉर है. इट जस्ट मीन्स कि कुछ ऐसी चीजें जो आप रोजमर्रा बेसिस पे कर रहे हैं, सो वो रूटीन एस्टैब्लिश होता है. जितना आप रूटीन एस्टैब्लिश करते जाएंगे, टाइम जोन डिफरेंस वाला जो इशू है वो उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा, एंड ओवर द कोर्स ऑफ सम वीक्स इट विल गेट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन एज वेल. Now coming to what you asked in terms of homesickness. Homesickness is very real and it hits everyone almost, even for students जो कि यहाँ से जाते हुए कह रहे थे we cannot wait to go there because not everyone comes from a very happy and healthy family. बहुत से लोगों के लिए it is also a chance to get out of certain very dysfunctional and toxic dynamics with families. So they are really looking forward to being away from family, right? कुछ लोगों के लिए it is just excitement of experiencing a different world. For some उनको जाने से पहले ही पता होता है कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी और मुझे घर वाले बहुत याद आएंगे. So one circumstances different होते हैं, but one thing that I've noticed time and again is कि no matter what the circumstances are, there will come a point जब आपको घर और मुल्क दोनों याद आएंगे, right? So again वहाँ पर this idea कि हम अमूमन ऐसी सिचुएशन में बहुत black and white सोचना शुरू कर देते हैं, जहाँ हम हैं वहाँ सब बुरा है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ सब अच्छा था. वहाँ पर again taking realistic stock of what things are like where we are versus what things were like where we were, right? And then allowing yourself to feel sad. अगर आपको होम सिकनेस हो रही है, रोना आ रहा है, दिल भर रहा है, तो allow that, right? Allow yourself to be sad, write through it. Journaling is something that's really really helpful. It allows our emotions to exist outside. हम जैसे किसी को कह दिया हो वैसे होता है. फिर find people who are in similar situation as you, so you can relate to them as well, and you can help each other through that. And then, as we have already stressed it काफी ज्यादा कि try to maintain your relationships back home as well, किसी ना किसी capacity में, so that आपकी वो जो sense of belongingness है ना, that doesn't totally खत्म ना हो जाए. आपको ये sense जरूर हो कि there is a place back home where I belong, there are people who care for me, and using then that energy you can also diversify your sources of community support where you are as well. So when you do all of these things, it can help you transition for both time zone का difference भी and homesickness as well. राइट, थैंक यू अमीन. बहुत डिटेल से आपने इस पे रोशनी डाली कि किस किस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रक्चर लाके, एक रूटीन लाके, अपना रोज़मर्रा का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना के, और अपनी वही जड़ें जिनकी हमने बात की उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हुए. हमें एक कमेंट आया है कि अपना व्हाट्सएप नंबर और जो है ईमेल आईडी भी दे दें. हमारी वेबसाइट, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी मौजूद है, हमारे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है. मैं आप लोगों के लिए दोहरा भी देती हूँ. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030601919119. आप यहाँ पे भी राब्ता करके अपने हिजरत से मुतालिक कोई भी सवालात पूछ सकते हैं. अगर आपको हमें ईमेल लिख के पूछना है तो उसके लिए info@mrc.org.pk पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और mrc.org.pk ही हमारी वेबसाइट है. आप यहाँ पे जाके हमारी जो है हिजरत से मुतालिक कोई भी सवालात आपके हों तो वो आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं, और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आपको उसके हवाले से राब्ता कर लेंगे. आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अमरीन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बताएं कि अब हमने ये सारी स्ट्रेसेस भी देख लिए, उनको हैंडल करने का तरीका भी देख लिया. लास्टली जो हमारी एक एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ इंसान की खुद से खुद भी होती हैं. हम बहुत बड़े बड़े गोल्स रख के अपने लिए बाहर आए होते हैं. कई स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे आए होते हैं, उन्हें एक सर्टेन GPA भी मेंटेन करना होता है. देन फैमिली की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जी हमने बच्चा बाहर पढ़ने भेजा है, हमारा बच्चा UK कनाडा पढ़ने गया हुआ है और इस तरह से पढ़ रहा है, और जी बड़ा लायक बच्चा है. सो वो एक एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस है आपकी. दूसरा, नई जहाँ आप हैं वहाँ का एकेडमिक सिस्टम्स, यहाँ के एकेडमिक सिस्टम से, यहाँ की आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हो तो वो भी बहुत डिफरेंट है. सो उस नए माहौल की जो वहाँ की एक्सपेक्टेशंस हैं, बैक होम आपकी फैमिली की जो आपके से एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस हैं, और उस नए माहौल की एकेडमिक डिमांड्स जो हैं उनको मीट करना, और साथ में ही अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी मैनेज करना, उसको देखना कि आप पर्सनली कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये पढ़ाई करके जो भी आपका जॉब या उससे
रिलेटेड गोल्स होते हैं, लाइफ गोल्स होते हैं, उन सबको हैंडल करना रियलिस्टिकली वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है समटाइम्स हमारे लिए कि यार ये मैंने क्या कर लिया, ये मुझसे नहीं हो सकता, मतलब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अम्मा अब्बा ने इतने पैसे लगा दिए हैं, ये सब हो गया है, बट ये क्या, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में जब बिल्कुल इंसान हिम्मत हार रहा हो, वो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाए ये सारी चीज़ें, ये बड़े बड़े जो हमारे 21st सेंचुरी के और स्पेशली अपकमिंग जनरेशन्स के जो टारगेट्स हैं, पर्सनल ग्रोथ के, प्रोफेशनल ग्रोथ के, डूइंग इट ऑल के, वो जब ना मीट हो पा रहे हैं और बहुत ओवरवेलमिंग हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? For sure, for sure. सबसे पहले तो I would say कि a big part of the answer is in your question. Realistic goals, if I were to stay with this. सबसे पहले ये समझना अपने लिए और ये समझाना अपनी फैमिली को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक डिग्री है या एक प्रोग्राम है जिसके लिए आप बाहर जा रहे हैं, चाहे वो 4 साल का है, 2 साल का, 6 साल का, दैट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी, दैट इज नॉट ऑल ऑफ योर जर्नी, राइट? बिल्कुल ऐसे जैसे आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी जो यहाँ की थी, दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स वेयर यू आर वांटिंग टू गो इन योर लाइफ, ये भी एक स्टेपिंग स्टोन ही है। जब हम खुद को इस प्रेशर से थोड़ा रिलीज करते हैं ना कि ये जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है, दैट वन हैज एन इम्पैक्ट एज टू द काइंड ऑफ गोल्स दैट वी आर सेटिंग फॉर आवरसेल्व्स, राइट? जब हम ये समझते हैं ना कि बस मेरे पास यही 2 साल हैं, इन्हीं 2 सालों में या इन्हीं 4 सालों में सब कुछ करना है, तो फिर उसमें हम बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन करते हैं। एंड रिमेंबर, जब भी हम खुद के ऊपर ज्यादा बोझ डालते हैं, हम हमेशा बर्नआउट ही करेंगे। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी अदर आउटकम टू दैट। आजकल एक लफ्ज जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज द हसल कल्चर, राइट? कि एवरीवन हैव टू डू एवरीथिंग एट ऑल टाइम्स, एंड बहुत डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ इनकम भी होंगी, और जो पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने के साथ साथ कोई 20-30 और टास्क होंगे जो उन्होंने रखे होंगे, और मल्टीटास्क करने की कोशिश करें। हसल कल्चर इज अ श्योर फाइड वे टू गेट टू अ पॉइंट ऑफ बर्नआउट, और फिर बर्नआउट से रिकवरी आपको जितना टाइम और मनी और सब कुछ कॉस्ट करेगी, दैट विल नलिफाई एनीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड इन दैट टाइम। सो इट इज बेटर to allow yourself to see this as one milestone in your life, not all of it, and then try to create realistic goals and flexible goals. It's not just about realistic goals, it's also about flexible goal making. And isme there is one formula that we often refer to. It's called SMART, which means कि आप एक तो goal बनाएं specific, ऐसे गोल बनाएं जो आपके लिए मेजरेबल भी हो उस टाइम में, अचीवेबल भी हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। अगर आपका गोल ऐसा है जिसको 6 साल चाहिए और आप करना चाह रहे हैं उसको 2 साल में, तो यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फेलियर, राइट? और फिर यू विल हैव टू डील विद द इमोशनल आउटकम ऑफ दैट एज वेल। सो मेक श्योर कि आप ये देखें कि मेरे पास कितना टाइम है, उस टाइम में रियलिस्टिकली दिस इज समथिंग दैट आई कैन अचीव, एंड यू कैन बी वेरी, यू कैन अलाउ योरसेल्फ टू ड्रीम एज बिग एज यू वांट, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखें। यानी आपने लिस्ट बनाई गोल्स की, 5-6 गोल्स हैं आपके, उसमें फिर डाइवर्सिफाई करें। ये गोल मुझे लाजमी अचीव करना है, ये गोल वो है दैट आई विल बी हैप्पी अगर मैं अचीव कर पाऊं, ये ऐसा गोल अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, राइट? एंड देन यू पुट योर एफर्ट टुवर्ड्स दोज गोल्स जो आपको लाजमी अचीव करने हैं। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स अगर स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो उनको एक जीपीए मेंटेन करना है, दैट इज वन ऑफ द गोल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इट ऑल दैट यू हैव टू, राइट? इसी तरह से हो सकता है कि आपका एक गोल ये हो कि ड्यूरिंग माय टाइम देयर आई आल्सो वांट टू डू सम इंटर्नशिप, दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू। अगर हो जाए तो अच्छा, अगर नहीं हो सकी तो ओके, फाइन, राइट? इसी तरह से यू मे हैव सर्टेन गोल्स रिगार्डिंग पब्लिकेशंस और प्रोजेक्ट्स और यू नो न्यू करियर की कोई अपॉर्चुनिटीज, तो उसमें सबको बाय द लेवल और डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस क्लासिफाई करें, और फिर देखें ये वाला गोल है जिसको मैं फुल एनर्जी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये गोल है जिसमें आई एम फ्लेक्सिबल। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज द की टू यू अचीविंग योर गोल्स, राइट? फिर उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, गोल्स अमूमन आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करते हैं, राइट? सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव सोर्सेज जो कि आपको एनर्जाइज भी करें। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ व्हाट्स ड्रेनिंग यू एंड व्हाट्स एनर्जाइजिंग यू। यू हैव टू अगेन लिखें उसको कि ये वाली चीजें जिनके साथ मुझे एनर्जी मिलती है, यू नो व्हेन आई एम इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी मुझे एनर्जी मिलती है, व्हेन आई डू वॉलंटियर वर्क लेट्स से मुझे एनर्जी मिलती है, व्हेन आई एम एबल टू रेस्ट मुझे एनर्जी मिलती है, व्हेन आई एम एबल टू हैव अ न्यूट्रिशियस मील मुझे एनर्जी मिलती है। इट कुड बी लिटिल थिंग्स, इट कुड बी बिग थिंग्स, बट द आइडिया इज कि यू हैव सोर्सेज दैट एनर्जाइज यू एज वेल, और वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। जितना आप उन दोनों को कंसिस्टेंटली करेंगे, यू विल हैव एनर्जी टू पोर इनटू योर ड्रीम्स एज वेल। सो ड्रीम बिग,
Do think about all the possible things that you can do, but allow yourself flexibility. So long as you are flexible in your goals and so long as you have clarity कि कौन सा goal critical है, ये होना ही होना है, और कौन सा goal flexible है, you will be able to assign time to them accordingly as well. And more chances are कि जो आपके ज़रूरी goals हैं, you will end up meeting them. और ऐसी स्ट्रैटेजी में अमूमन जो आपके गोल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी थे आपके लिए, यू आर एबल टू डू दैट एज वेल बिकॉज यू हैव प्लान देम अकॉर्डिंगली. आपने वो प्रेशर, जो एग्जॉस्शन या ओवरवेलम जो आ सकती है, उसको आपने बीच में से रिमूव कर दिया. So that's something that's really helpful. One last thing that I would also say is कि despite doing all of these things, जिन सब के बारे में हमने बात की, ऐसा हो सकता है कि you are in a situation जहाँ पर you are still not able to cope with the challenges that are coming in. वहाँ पर remember that at every university there are student counselors that are present, there are professional psychologists जो कि present होते हैं, और अमूमन उनकी services या तो free होती हैं या फिर बहुत discounted rates पे होती हैं students के लिए. So please make sure that you are tapping into all of these resources. There is no shame in asking for help. Everyone has different circumstances. Some people will be able to adjust easily because maybe उनके challenges कम हैं, और maybe they have lived a life जिसमें उन्होंने बहुत से challenges से cope करना सीखा है, और maybe आपके life के circumstances उनसे different हैं. So every person has a unique story, और वहाँ पर if you need, please make sure that you are asking for help, you are reaching out to resources जो आपको help कर सकते हैं pertaining to your specific needs. So in short, in summary, what I would say is, one, plan better, prepare better, and be more realistic in the goals that you are setting for yourself, and be open to asking for help if you get overwhelmed in trying to do it all by yourself. सही. थैंक यू अमरीन, आपने इतनी डिटेल से हमें ये बताया है. मैं एक बार फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज का सेशन देखा, जो चाहे बैरून मुल्क मुकीम है या वो जो जाने की तैयारियों में हैं, जो सबसे अहम बात हमारे इस पूरी गुफ्तगू की थी वो शायद यही थी कि अगर आपको कहीं भी कभी भी कोई भी इशू फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक तो ये कि खुद को तन्हा मत समझे, दूसरे ये कि उसके बारे में बात करें. सिर्फ ज़हन में उसको पालते रहने से, उसकी टेंशन लेने से, उसके बारे में सोच के हलकान होने से उसका हल तो नहीं निकलेगा. सो बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना कोई शेम महसूस किए, उसके बारे में शर्मिंदा हुए, खुल के उसके बारे में बात करें. जब आप एक बार उसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका हल भी जो है वो यहीं कहीं मौजूद है, मेरी दस्तरस में है, और मैं वो हल जो है वो आराम से कर भी सकता हूँ. और दूसरे आपको ये मालूम होगा कि ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, ये दूसरों का भी है. दूसरे ये कि जब वो मसला आपके दिमाग में पनपता रहता है तो कहीं वो मसला अपनी असल अहमियत से ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है. लेकिन जब आप उसको वर्बलाइज कर देते हैं, उसको बोल देते हैं, तो आपको मालूम होता है कि अच्छा ये इतना भी बड़ा नहीं है, और मेरी शायद ज़हनी सलाहियतें इससे बड़ी हैं और वो उसको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकती हैं, और मैं इसको हैंडल करने के काबिल हूँ, मैं इससे निमटने के काबिल हूँ, और मेरे में ही ये सलाहियतें थी, तभी मैं एप्लीकेशन प्रोसेस करने के काबिल हुआ हूँ, तभी मैं बाहर आने के काबिल हुआ हूँ. सो अपनी ज़ात को इतना कमतर ना समझें, और ख़ुद को इतना स्ट्रेस मत दें, अपने लिए इतने ज़्यादा गोल्स ना इकट्ठे कर लें कि आप लोगों को फिर फेलियर का सामना लगे. डोंट सेट योरसेल्फ अप फॉर फेलियर. खुद से अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट मत करें कि वो चीज़ आपके लिए आसानी के बजाय मुश्किल का बायस बन जाए. यहीं पे मैं ये भी याद दिलाते चलूँ कि अगर कोई भी बैरून मुल्क मुकीम स्टूडेंट या काम के सिलसिले में गए हुए अफराद हैं, या वो लोग जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो किसी किस्म की भी रहनुमाई चाहते हैं, तो हमारी हॉटलाइन 0304112123 पे राब्ता करके हमारे एमआरसी काउंसलर से गाइडेंस ले सकते हैं. इसके साथ साथ हम आज के सेशन को जो है वो इख्तिताम पज़ीर करते हैं. अमरीन का मैं एक बार बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतना टाइम निकाला और इतनी मुफीद बातें जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए की. आई एम श्योर कि इससे काफ़ी उन्हें हेल्प मिली होगी अपनी एप्लीकेशंस प्रिपेयर करने में, और उस सारे प्रोसेस को लेके चलते हुए अपने ज़हनी असाब पे काबू रखने में. क्योंकि हिम्मत हारना जो है वो बाहर मेरे ख्याल में बाहर जाने के ख्वाब अगर 100% स्टूडेंट्स देखते हैं तो सिर्फ 20% जा पाते होंगे, 80% कहीं हिम्मत हार जाते हैं. और एप्लीकेशन प्रोसेस उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना उसे हमने अपने दिमाग में बनाया होता है. सो इस चीज़ से गुजरने के लिए जो आपने आज हमें टेक्निक्स दी, टिप्स हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अपने व्यूअर्स को मैं बताती चलूँ कि हम ऐसे सेशंस आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे. आपके जो भी सवालात हैं आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे सेशंस आपके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आते रहेंगे. अभी के लिए हम इस सेशन को क्लोज करते हैं. आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.